चलो स्टार्ट करते हैं। वर्क पावर एनर्जी के जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले जो तुमने पूछा है ये 3 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन के अंदर हमें ये रॉड दे रखी है, रॉड का मास कैपिटल एम है, लेंथ एल है। कैपिटल एम हमें बता रखा है 2 kg। रॉड का मास कैपिटल एम हमें कितना प्रोवाइडेड है, 2 kg। रॉड की लेंथ हमें कितनी प्रोवाइडेड है, 1 मीटर। ये तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास स्मॉल एम 1 kg दे रखा है। ब्लॉक इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो भी डेटा प्रोवाइडेड है मैंने सारा यहाँ पे लिख दिया। तो ये ब्लॉक है, वेलोसिटी v से जा रहा है, ठीक है ना। रॉड से कोलाइड करता है और रॉड तुमको दिखा रखा है ये अपर एंड पे हिंज्ड है, ठीक है। और कोलिजन के बाद तुम्हारा जो ब्लॉक है वो इस रॉड के साथ चिपक जाता है। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है और कंबाइंड मास जो है वो थीटा एंगल से डेविएट हो जाता है। कंबाइंड सिस्टम जो है ये तुम्हारा जो ब्लॉक प्लस रॉड वाला, ये थीटा एंगल से डेविएट हो जाता है। एंगल ऑफ डेविएशन थीटा हमें अप्रोक्सीमेटली निकाल के बताना है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन थीटा। चलो अब क्या करने की इच्छा जाग रही है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। ब्लॉक जाके रॉड से टकरा रहा है, ब्लॉक प्लस रॉड को अपना सिस्टम मानते हुए इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी इक्वेट कर दूं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं क्या? बोलो हाँ या ना। समीक्षा, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं ना सीधा, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं। क्या गरिमा, क्या कहती है, हाँ या ना? बाकी लोग, आदित्य क्या कहता है? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं डायरेक्ट? ठीक है ना, ऐसा नहीं कर सकते समीक्षा, ठीक है ना। एनर्जी कंजर्वेशन डायरेक्ट नहीं लगा सकती। ब्लॉक और रॉड के बीच में कैसा कोलिजन हो रहा है? परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन हो रहा है ना। और इनलास्टिक कोलिजन में मैकेनिकल एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एंड लाइट, ठीक है ना। ध्यान से देखो, जब ये ब्लॉक जाके रॉड से टकराएगा उस समय एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। एट द टाइम ऑफ इनलास्टिक कोलिजन सम एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एंड लाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोलिजन होगा, कोलिजन से जस्ट पहले, कोलिजन के जस्ट बाद क्या लगाएंगे हम लोग? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ब्लॉक और रॉड को अगर मैं सिस्टम मानूं तो ब्लॉक रॉड पे, रॉड ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा। ब्लॉक और रॉड के बीच में लगने वाला फोर्स सिस्टम का इंटरनल फोर्स, ठीक है। पर ध्यान से देखो, रॉड के ऊपर यहाँ पे ये पाइवेटेड पॉइंट है, हिंज पॉइंट है, इस हिंज पॉइंट पे हिंज रिएक्शन लगेगा। तो ब्लॉक और रॉड को अगर मैं अपना सिस्टम मानता हूं तो ब्लॉक प्लस रॉड सिस्टम का मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकता एज एक्सटर्नल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय हिंज रिएक्शन। तो मैं हिंज पॉइंट के अबाउट हिंज रिएक्शन के टॉर्क के ऊपर दिमाग लगाऊं तो हिंज पॉइंट के अबाउट हिंज रिएक्शन का टॉर्क जीरो होगा। हिंज पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मैं अबाउट हिंज पॉइंट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूं, ठीक है ना। तो चलो हिंज पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। ब्लॉक का एंगुलर मोमेंटम, ब्लॉक को क्या मानोगे? पॉइंट मास। ब्लॉक के डायमेंशंस क्वेश्चन में नहीं दे रखे तो ऑब्वियसली डायमेंशंस आर नेग्लिजिबल। ब्लॉक को हम मान लेते हैं पॉइंट मास, लीनियर मोमेंटम mv। लीनियर मोमेंटम mv का हिंज पॉइंट से पाइवेटेड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस l। और ध्यान से देखो, ये लीनियर मोमेंटम mv हिंज पॉइंट के अबाउट कैसे रोटेट कराना चाहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस l को? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो चलो मैं डिस्कशन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लेता हूँ। कोलिजन से पहले रॉड हमारी कैसे थी, रेस्ट पे, तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम वाज जीरो। आफ्टर कोलिजन रॉड और ब्लॉक आपस में जुड़ गए और कंबाइंड सिस्टम रोटेट होना स्टार्ट हो गया होगा कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो ध्यान दो, हिंज पॉइंट रॉड पे लाई करने वाला रेस्ट पॉइंट, हिंज पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है, क्या लगा दूंगा सीधा, आई ओमेगा, ठीक है ना। हिंज पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। मैं आई
रॉड का हो जाएगा ml²/3। जो ब्लॉक आके उससे चिपक गया, ब्लॉक को पॉइंट मास मानो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m×l² इंटू ओमेगा। ध्यान दो, इस इक्वेशन को सॉल्व करके ओमेगा निकाल लोगे, ओमेगा छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। तो अब रॉड के साथ ये ब्लॉक आके स्टिक हो गया है और रॉड प्लस ब्लॉक सिस्टम रोटेट होना स्टार्ट हो गया है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वो ओमेगा हमने निकाल लिया। और अब ये कितने एंगल से डेविएट होके रेस्ट पे आएगा वो निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए, अब इस स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में, कोलिजन के जस्ट बाद वाली स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है ना, आया समीक्षा, समझ में आया? सीधा इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में लगाना। एट द टाइम ऑफ कोलिजन कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो रही होगी, एज कोलिजन इज इनइलास्टिक, बस परफेक्ट इनइलास्टिक है। ठीक है ना, कोलिजन के अंदर अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो नो एनर्जी लॉस, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो मैक्सिमम एनर्जी लॉस। खैर अभी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, तो ग्राउंड को ले लेता हूं मैं जीरो पोटेंशियल लेवल। ठीक है ना, तो शुरू में हमारे ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, रॉड की काइनेटिक एनर्जी, सॉरी रॉड की पोटेंशियल एनर्जी mg/l/2। ब्लॉक जीरो पोटेंशियल लेवल पे है, उसकी जीरो, रॉड का सेंटर ऑफ मास रॉड के सेंटर पे होगा, ग्राउंड से l/2 हाइट पे होगा, तो mg/l/2। काइनेटिक एनर्जी हाफ, ये तुम्हारे सामने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे इसको, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा जो भी हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है। और जब ये एंगल थीटा से डेविएट हो जाएगा तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो ध्यान से देखो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, L cos थीटा, ये लेंथ L, ये एंगल थीटा, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी L cos थीटा। तो ब्लॉक ग्राउंड से कितने हाइट पे हो जाएगा, ब्लॉक ग्राउंड से हमारे कितना हाइट पे हो जाएगा, L - L cos थीटा। ठीक है ना, रॉड का सेंटर ऑफ मास, रॉड का सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पे होगा, L/2 cos थीटा। ठीक है ना, रॉड का सेंटर ऑफ मास L/2 डिस्टेंस पे है, और अब इसकी वर्टिकल हाइट अगर हम हिंज पॉइंट से देखें तो L/2 cos थीटा, ग्राउंड से हाइट देखें तो mgh, ग्राउंड से हाइट देखें तो क्या हो जाएगी, L - L/2 cos थीटा। नहीं 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 नहीं, गलत लिख रहे हो, L - L/2 cos थीटा, ग्राउंड से देखो ना, ये लेंथ L/2 cos थीटा, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड की ग्राउंड से हाइट कितनी हो जाएगी, तो L - L/2 cos थीटा। ठीक है ना, बस अब सॉल्व करके तुम थीटा निकालो, कैलकुलेशन ज्यादा है नो डाउट इस क्वेश्चन के अंदर। हो गए, दोनों स्टेप क्लियर हो गए। फर्स्ट स्टेप पे क्या लगाया हमने, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और सेकंड स्टेप पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, कर लिया, नोट कर लिया। खैर क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं, 4 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 में आया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर पर्सन पुशेस अ बॉक्स on a rough horizontal platform surface. He applies a force of 200 Newton over a distance of 15 meter. Thereafter, he gets progressively tired and his applied force reduces linearly with distance 200 Newton. The total distance through which the box has been moved is 30 meter. What is the work done by the person during the total movement of the box? तो क्वेश्चन के अंदर पहले तो हम लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हारा जो ब्लॉक है उस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन में ब्लॉक के ऊपर पहले फोर्स लगाई हमने 200 न्यूटन, उसके बाद फोर्स हमारी रिड्यूस होते होते क्या हो जा रही है, 100 न्यूटन। थ्रू आउट द डिस्कशन तुम्हारा ब्लॉक जो है मूव होता रहा। ठीक है ना, और कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया, 30 मीटर। व्हाट इज द वर्क डन बाय द पर्सन ड्यूरिंग द टोटल मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक? तो वर्क डन किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ F.ds। ठीक है, तो वर्क डन निकालना है, आदमी का वर्क डन निकालना है हमें, या नेट वर्क डन निकालना है?
व्हाट इज द वर्क डन बाय द पर्सन कह रहा है, ये पर्सन का वर्क डन निकालना है, फ्रिक्शन के वर्क डन पे तो हमें ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में मैं ड्रॉ करता हूँ फोर्स अप्लाइड बाय मैन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। तो पहले फोर्स लगाई उसने 200 न्यूटन, कांस्टेंट फोर्स लगाई उसने 200 न्यूटन, और ब्लॉक को कितना डिस्प्लेस कर पाया वो, ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। ठीक है ना। देर आफ्टर उसकी फोर्स कम होती गई, लीनियरली रिड्यूस होती गई विद डिस्टेंस 200 न्यूटन, 200 न्यूटन से रिड्यूस होते होते हो गई 100 न्यूटन। द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉक्स हैज बीन मूव्ड कितना हो गया, 30 मीटर। ग्राफ बना दिया। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया क्या बता देगा, वर्क डन बता देगा। वर्क डन बाय मैन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, वर्क डन बाय मैन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। और फोर्स वर्क डन बाय मैन चाहिए तो फोर्स अप्लाइड बाय मैन ही चाहिए ना, फ्रिक्शन जो लग रहा होगा ब्लॉक के ऊपर। आदमी का वर्क डन निकालने के लिए फ्रिक्शन की तो हमें जरूरत ही नहीं है। तो मैन का फोर्स कैसे वेरी कर रहा है हमें क्वेश्चन में पता है, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है। वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस वेर एफ इज फोर्स अप्लाइड बाय मैन, वर्क डन बाय मैन आ जाएगा। बस इसी ग्राफ का एरिया निकालना है। तो चलो पहले इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया हाइट 200 विड्थ 15, 200 इंटू 15 3000 आ गया। इसके बाद इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 15, हाइट कितना है 100, 15 इंटू 100, 1500 का हाफ 750। और लास्ट में इस रेक्टेंगल का एरिया, हाइट कितनी है 100, विड्थ कितनी है 15, 1500। तो 3000 प्लस 1500 4500, 4500 प्लस 750, ठीक है कितना आ गया 5250। क्या आंसर है, ए आंसर। आया समझ में, आया कैसे कर दिया। ठीक है ना, क्वेश्चन में फ्रिक्शन की बात चल रही है पर फ्रिक्शन की मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैन का वर्क डन निकालना था और मैन का फोर्स हमें पूरा क्वेश्चन में ढंग से प्रोवाइडेड था। तो हमने फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना दिया और फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया विल प्रोवाइड अस वर्क डन। आसान है, नोट कर लिया। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 11 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है ना। इस किताब में जो एरियंथ वाली किताब हम लोग यूज कर रहे हैं इसके सॉल्यूशन में तो मुझे गड़बड़ लग रही है, तो मैं अपने हिसाब से यहाँ तुम्हारे सामने डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन में हमारे पास पार्टिकल है मास 1 kg का, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का मास 3 kg है, प्लेटफॉर्म इज माउंटेड ऑन अ स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट तुम्हें 1.25 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर बता रखा है। पार्टिकल बॉडी फॉल होते हुए आ रही है थ्रू हाइट ऑफ 100 मीटर, प्लेटफॉर्म से टकराती है और उससे स्टिक हो जाती है, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। और अब तुमसे कहते हैं इसके कोलाइड करने के बाद स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगी, तो वी हैव टू फाइंड दैट कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। The body sticks to the platform and spring's maximum compression is found to be x. The value of x will be close to, ठीक है ना। तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आने वाला है वो हमें निकालना है। तो पहले तो चलो पार्टिकल आएगा, प्लेटफॉर्म से टकराएगा, प्लेटफॉर्म को कंप्रेस करेगा, वो तो बात की बात है। स्टार्टिंग में तुम देख लो 3 kg के वेट की वजह से तुम्हारी स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस्ड होगी। ठीक है ना, इनिशियली तुम्हारी स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस्ड होगी, ये अगर स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन है। तो इनिशियली तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म की जो स्टेट है उसमें तुम्हारी स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस्ड होगी। पार्टिकल का मास जो 1 kg है उसको मैं स्मॉल एम लिख देता हूँ, डिस्कशन में प्लेटफॉर्म का मास जो 3 kg है उसे मैं कैपिटल एम लिख देता हूँ, तो कैपिटल एम जी बाय के। ठीक है ना, तुम्हारी स्प्रिंग जो है कैपिटल एम मास के प्लेटफॉर्म की वेट की वजह से ऑलरेडी कंप्रेस्ड होगी, कैपिटल एम जी बाय के। ठीक है ना, अब ये तुम्हारा पार्टिकल फॉल होते हुए आया टू अ हाइट ऑफ 100 मीटर, कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेगा, √2 gh, √2 gh कितना आ गया 10√20, 20√5।
ठीक है ना, 20√5 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल आके तुम्हारे प्लेटफॉर्म से टकराएगा और उसे जब स्टिक हो जाएगा तो कंबाइंड प्लेटफॉर्म मूव करेगा कितने वेलोसिटी से, उसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल वी। तो ध्यान से देखो यहाँ पे पार्टिकल और तुम्हारे प्लैंक को मैं अपना सिस्टम मानूं तो पार्टिकल प्लस प्लैंक सिस्टम पे एट द टाइम ऑफ कोलिजन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है? पार्टिकल जब जाके प्लैंक से टकराएगा, ये बॉडी जब जाके प्लैंक से टकराएगी, बॉडी प्लैंक पे, प्लैंक बॉडी पे फोर्स लगाएगी। दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स तो सिस्टम की इंटरनल फोर्स। मैं पूछ रहा हूँ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मास सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है? एट द टाइम ऑफ कोलिजन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है क्या? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, करो टाइप करो फटाफट। स्मॉल एम और कैपिटल एम मास के सिस्टम पे एट द टाइम ऑफ कोलिजन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है? हाँ, स्प्रिंग की फोर्स लग रही होगी, स्प्रिंग तुम्हारी कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग की फोर्स लग रही होगी, इनके अपने अपने वेट भी तो लग रहे होंगे, स्मॉल एम जी और कैपिटल एम जी। तो स्मॉल एम जी कैपिटल एम जी डाउनवर्ड लग रहा है, स्प्रिंग का फोर्स की एक्स अपवर्ड लग रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं। मुझे बताओ बॉडी प्लस प्लैंक सिस्टम का मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ? लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ? एट द टाइम ऑफ कोलिजन लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ? हाँ या ना? बोलो हाँ, बोलो ना, बोलो। कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ समीक्षा? एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं फिर भी कर सकता हूँ, क्यों? हाँ, बहुत बढ़िया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं कोलिजन से जस्ट पहले, कोलिजन के जस्ट बाद। और जब भी हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने के बारे में सोचते हैं एट अ फ्रैक्शन, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट से जस्ट पहले, इंस्टेंट के जस्ट बाद, हमें किस पे ध्यान देना होता है? तो खाली एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्सेस पे। और एम जी वेट जो है फाइनाइट फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स के एक्स भी फाइनाइट फोर्स है। कोलिजन के समय बॉडी और प्लैंक के बीच में जो फोर्स लगी होगी वो इम्पल्सिव होगी, पर वो तो सिस्टम की इंटरनल फोर्स है। कोई भी एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रही है, हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ कोलिजन, दैट इज कोलिजन से जस्ट पहले, कोलिजन के जस्ट बाद। तो कोलिजन से जस्ट पहले बॉडी का मास 1, वेलोसिटी 20√5, प्लैंक का मोमेंटम 0, प्लैंक रेस्ट पे था। जस्ट आफ्टर कोलिजन दोनों स्टिक हो गए, मास सिस्टम का हो गया 4 kg, वेलोसिटी हो गई v। v कितना आ गया? 5√5। ठीक है ना? चलो आपका हम 5√5 से ये सिस्टम मूव करेगा और स्प्रिंग को फर्दर कंप्रेस करेगा। स्प्रिंग में टोटल कंप्रेशन कितना आएगा, वो टोटल कंप्रेशन एक समय निकालना है। ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे? स्प्रिंग और फर्दर कंप्रेस होगी, स्प्रिंग में टोटल कंप्रेशन कितना आएगा निकालने के लिए क्या अप्लाई करोगे? क्या अप्लाई करने की इच्छा जाग रही है? समीक्षा क्या इच्छा क्या जाग रही है? बोल दो, सही सोच रहे होगे, बढ़िया, गलत कर रहे होगे, गलत करेक्ट कर दूंगा मैं जल्दी जल्दी। हाँ भाई, आदित्य निकेत, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है आज तो, आराम कर रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना। ठीक है ना? इनिशियल स्टेट और नीचे जाके जब ये फाइनली रेस्ट पे आएगा उस स्टेट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। ठीक है ना? तो वो एनर्जी कंजर्वेशन तो तुम्हें लगाना आता ही होगा, तुम लगा लोगे। मैं तुम्हें दूसरा मेथड सिखाता हूँ। ठीक है ना? एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तुम स्प्रिंग में कंप्रेशन जो फाइनल है वो एक्स मान लोगे, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा लोगे। ठीक है ना? एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना? ये तरीका तो तुम सबको ही पता है, तुम सबकी इच्छा वही जाग रही है। मैं तुम्हें दूसरा तरीका सिखाता हूँ, एसएचएम वाला। ठीक है ना? मैं तुम्हें एसएचएम में हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद है? ठीक है ना? तो मैं तुम्हारे सामने वो इक्वेशन यूज करता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तुम्हारे लिए एक और तरीका क्रिएट करता हूँ। ठीक है ना? एनर्जी कंजर्वेशन वाला मेथड तो तुम्हें पता ही है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें लेंदी जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी। इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकता है हमारी रिड्यूस हो जाए, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में v क्या होता है? ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीलेटिंग बॉडी,
वो हमें पता ही है कितनी है, 5√5। जैसे पार्टिकल जाके प्लैंक से चिपकेगा, पार्टिकल प्लस प्लैंक सिस्टम यहाँ पे ऑक्सीलेट करना स्टार्ट कर देगा। ऑक्सीलेट करेगा किसके अबाउट? इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट। और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे होगी? तो नेचुरल एन से स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी बाय के। इक्विलिब्रियम से स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी बाय के, ठीक है ना। स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मास सिस्टम कंबाइंड मास स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। इक्विलिब्रियम स्टेट में स्प्रिंग कितना कंप्रेस्ड होगी? स्मॉल एम प्लस और कैपिटल एम के वेट की वजह से, तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी बाय के, ठीक है ना। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से जिस समय हमें वेलोसिटी पता है, जिस इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी पता है, जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना, जस्ट आफ्टर कोलिजन स्प्रिंग कंप्रेस थी कैपिटल एम जी बाय के। ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम पोजीशन से तुम कितना दूर हो? जिस इंस्टेंट पे तुम्हें वेलोसिटी पता है 5√5, उस समय तुम्हारा ये जो बॉडी है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, सिस्टम की इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना दूर है? स्मॉल एम जी बाय के। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ऑक्सीलेट करेगी कितने एम्पलीट्यूड से करेगी? वो एम्पलीट्यूड मुझे नहीं पता, उसको मैं ए लिख देता हूँ। और जिस इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी पता है, उस इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमारा सिस्टम कितना दूर है? तो स्मॉल एम जी बाय के, ठीक है ना। और ओमेगा कंबाइंड मास के ऑक्सीलेशन का, एसएचएम का ओमेगा क्या होता है? √k/m। और कंबाइंड मास कितना है? स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ध्यान से देख रहे हो, तुम्हारे पास मासेस भी पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी पता है, एम जी बाय के, के स्मॉल एम कैपिटल एम, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इजीली एम्पलीट्यूड निकाल लोगे। इजीली एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन निकाल लोगे, ठीक है ना। देख रहे हो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों साइड बस स्क्वायर करो, ये रूट हट जाएंगे और सीधा एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। तुम्हारी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी। एनर्जी कंजर्वेशन से करते तो तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से बच गए तुम लोग। ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड आ गया, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट कंबाइंड मास ऑक्सीलेट करेगा विद एम्पलीट्यूड ए, और ऑक्सीलेट होते हुए स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस कितना होगी? क्वेश्चन में जो हमसे पूछा था, ऑक्सीलेट करते हुए तुम्हारी जो स्प्रिंग है यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेस कितनी होगी? तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी बाय के प्लस एम्पलीट्यूड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कैपिटल ए नहीं समीक्षा, मैक्सिमम जो स्प्रिंग कंप्रेस होगी इक्विलिब्रियम तक स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी बाय के, और फिर ऑक्सीलेट होते हुए एम्पलीट्यूड के बराबर और नीचे जाएगी इक्विलिब्रियम से। तो स्प्रिंग में जो मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा दैट इज स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी बाय के प्लस एम्पलीट्यूड। चला के दिमाग? कैसे कैलकुलेशन रिड्यूस करने का तरीका बता रहा हूँ, समझ में आया सबको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे बचा रहा हूँ तुम लोगों को मैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, 12th Jan 2019 शिफ्ट 1। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है? हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसको हमने टिल्ट कर रखा है एंगल थीटा नॉट से, ठीक है ना। इस पेंडुलम को हमने रिलीज किया, जब ये पेंडुलम वर्टिकल हुआ तो नीचे कोई ब्लॉक पड़ा है, ब्लॉक का मास बता रखा है कैपिटल एम, बॉब का मास बता रखा है स्मॉल एम, स्ट्रिंग की पेंडुलम की लेंथ बता रखी है एल। तो ये बॉब जाता है तुम्हारे ब्लॉक से टकराता है, कोलिजन इज इलास्टिक, ठीक है ना। स्ट्राइक्स द ब्लॉक, पेंडुलम का जो बॉब है स्ट्राइक्स द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एट इट्स लोएस्ट पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन इलास्टिकली। कोलिजन इलास्टिक है, ई की वैल्यू 1। इट बाउंसेस बैक एंड गोज अप टू एन एंगल θ1, ठीक है ना। कोलिजन के बाद ये बाउंस बैक करेगा और बाउंस बैक करके कितना एंगल वापस जाएगा? ये θ1, ठीक है। तो क्वेश्चन में तुम देखो, तुम्हारा जो ये बॉल है ये ब्लॉक है, ठीक है ना। इनिशियली जब बॉल यहाँ पे आएगी, इस ब्लॉक से टकराएगी, कितना हाइट नीचे आई होगी? कितना हाइट नीचे आई होगी ब्लॉक से टकराने के लिए?
तो ध्यान दो, ये लेंथ कितनी है तुम्हारी L, ये लेंथ कितनी है L cos थीटा नॉट, तो ये कितना नीचे आया होगा L माइनस L cos थीटा नॉट। तो कितनी वेलोसिटी अटेन करेगा, रूट टू जी एच की वैल्यू L1 माइनस कॉस थीटा नॉट। ठीक है ना, ये तुम्हारे बॉब की वेलोसिटी आ गई। ब्लॉक की वेलोसिटी शुरू में कितनी है 0, ब्लॉक स्टार्टिंग में हमारा कैसा है रेस्ट पे। ठीक है ना, तुम्हारी बॉल यहाँ पे, बॉब यहाँ पे सॉरी ब्लॉक से टकराया और टकरा के रिबाउंड किया कितना एंगल थीटा 1। जब ये थीटा 1 एंगल से रिबाउंड किया होगा कितना हाइट ऊपर गया होगा L माइनस L cos थीटा 1। तो ऑब्वियसली आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, तो रूट टू जी L1 माइनस कॉस थीटा 1। और इस कैपिटल एम मास के ब्लॉक की वेलोसिटी क्या रही होगी वो हमें क्वेश्चन में नहीं पता, उसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल वी। ठीक है ना, और अब कोलिजन इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन है तो हम क्या लगा सकते हैं, हम एक तो लगा सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा हम लगा सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं मैं, इसका मास स्मॉल एम, ब्लॉक का मास कैपिटल एम, तो m इंटू रूट टू जी L1 माइनस कॉस थीटा नॉट प्लस कैपिटल एम का मोमेंटम तो 0, वो स्टार्टिंग में रेस्ट पे था। आफ्टर कोलिजन स्मॉल एम वाला तुम्हारी जो बॉब है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो मोमेंटम माइनस m रूट टू जी L1 माइनस कॉस थीटा 1। और कैपिटल एम का मोमेंटम, कैपिटल एम राइट की तरफ जा रहा होगा, कैपिटल एम का मोमेंटम कैपिटल एम इंटू वी। ठीक है ना, पहली इक्वेशन तो आ गई हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन से, दूसरी आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इलास्टिक कोलिजन है तो 1 लेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखो, कोलिजन से पहले स्मॉल एम कैपिटल एम को अप्रोच कर रहा था कितने वेलोसिटी से, तो रूट टू जी L1 माइनस कॉस थीटा नॉट। और आफ्टर कोलिजन बॉब जा रहा है लेफ्ट, ब्लॉक जा रहा है राइट, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं कितने वेलोसिटी से, तो रूट टू जी L1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस वी। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, कौन कौन से वेरिएबल है हमारे पास, एक तो हमें स्मॉल वी नहीं पता, ठीक है ना, और एक हमें क्वेश्चन में कैपिटल एम नहीं पता, ब्लॉक का मास कैपिटल एम नहीं पता। ठीक है ना, क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम निकालने को बोला है, तो कैपिटल एम निकालने के लिए क्या करोगे तुम, स्मॉल वी को एलिमिनेट, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से स्मॉल वी को एलिमिनेट कर दोगे, कैपिटल एम आ जाएगा। आया समझ में, कर लोगे कैलकुलेशन। ठीक है ना, दो दो इक्वेशन आ गई हैं, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल कैपिटल एम और स्मॉल वी, दो लीनियर इक्वेशंस हैं, दोनों में से स्मॉल वी को एलिमिनेट कर दो, सेकंड इक्वेशन में स्मॉल वी निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, कैपिटल एम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डन है। ठीक है ना, अभी भी तुम देख रहे हो इसमें जो कैलकुलेशन जो हमें थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है वो रूट के अंदर ये 1 माइनस कॉस थीटा वाले जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं उसकी वजह से, और क्वेश्चन की लैंग्वेज पे मैं ध्यान दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमें क्या दे रखा है, थीटा नॉट इज स्मॉल। तो कोलिजन से पहले जब बॉब हमारा डेविएट होके आया वो थीटा नॉट इज स्मॉल, तो रिबाउंड करने के बाद भी जो थीटा 1 होगा दैट विल बी इवन स्मॉलर। तो थीटा 1 विल बी स्मॉल एंगल्स, और थीटा 1 जब स्मॉल एंगल्स हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या पहले तो क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ठीक है ना, और इसके बाद व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, हम सबको पता है। तो साइन थीटा/2 को थीटा/2 लिख दूं, और साइन स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया थीटा² इंटू 2 थीटा²/2। ठीक है ना, अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, और आसान हो जाएगी। यहाँ पे जो तुम्हारे सामने मैंने जो ये लिखा हुआ एक्सप्रेशन जगह जगह 1 माइनस कॉस थीटा 1 रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा नॉट रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा 1, तो इनको तुम रिप्लेस कर सकते हो थीटा²/2 थीटा0² 2 थीटा1² 2, उससे तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। ठीक है, कर लोगे मैनेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुमने पूछा है ये एयर ट्रिपल ई 2004 और 2005 दोनों में आया हुआ है, ऐसा कैसे हो गया? क्या पता नहीं, इतना याद तो मुझे भी नहीं है इतना पुराना। क्या 2004 और 2005 दोनों में इन्होंने बता रखा है? हाँ, ये शायद 2 बार आया हुआ है, सही कह रहे हैं। A body of mass m is accelerated uniformly from rest to a speed v in a time t। ठीक है ना, क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कैसा बता रखा है तुम्हारे बॉडी का? ठीक है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बता रखा है, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रेस्ट से इसकी स्पीड v आ रही है इन टाइम t। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हम जो 3 इक्वेशन पढ़ के बैठे हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, वो अप्लाई कर सकते हैं ना। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी 0 है, फाइनल वेलोसिटी बॉडी की v है, टाइम उसको एक्सेलरेट होने में कैपिटल T लगा है। तो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई v बाई टी। ठीक है ना, बॉडी का जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास v बाई टी आ गया। अब तुमसे कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज। तो इंस्टेंटेनियस पावर किसके बराबर हो जाएगी? एफ डॉट वी। फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, किसी भी टाइम टी पे जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तुम पावर निकालना चाहते हो, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक एक क्वांटिटी की वैल्यू डालना चालू करते हैं। तो मास तो कांस्टेंट है पार्टिकल का। क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यही मानते हैं, हमने उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकाल ली है वी बाई टी। ठीक है ना, मास कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी उसकी टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो वेलोसिटी किसी भी टाइम पे क्या होगी? तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर निकाल रहा हूँ एट टाइम t, तो टाइम t पे वेलोसिटी क्या होगी? u प्लस ए टी में u 0 स्टार्टेड फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट है, प्लस ए टी में एक्सेलरेशन v बाई टी है इनटू t। क्या बन गया? m v स्क्वायर t बाय कैपिटल T स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन? ये आंसर आया, थोड़ा समझ में आया, आसान है। ठीक है ना, यही क्वेश्चन तुम लोगों ने पूछ रखे थे। चलो बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।